हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है 1917 की रूस की क्रांति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिन्होंने विश्व को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। इसमें सिर्फ राजनीति में ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि एक ही क्रांति दो चरणों में पूर्ण हुई। फरवरी मार्च में हुई राजनीतिक क्रांति के द्वारा रूस में जारशाही का अंत हुआ और अक्टूबर नवंबर में हुई सामाजिक क्रांति से सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना हुई। 1917 की फरवरी क्रांति से पूर्व 1905 में भी रूस में क्रांति हुई, जिसे इतिहासकार अक्टूबर की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल मानते हैं। 1905 की क्रांति तक रूस में राजनीतिक दल और मजदूर संघ जैसे संस्थाओं का अभाव था। रूस में क्रांति से पूर्व उच्च तथा निम्न के बीच अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कुलीनों तथा पूंजीपतियों का ही अधिकार था। किसानों की स्थिति दयनीय थी। मजदूरों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और निरंतर युद्ध पर किए जाने वाले खर्च से आर्थिक दशा पर असर पड़ रहा था। तो दोस्तों, रूसी क्रांति 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसने केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप में भी बदलाव किए। और दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि रूस की क्रांति दो चरणों में पूरी हुई। पहली फरवरी मार्च में जब जारशाही का अंत हुआ और दूसरा अक्टूबर नवंबर में जब गणतंत्रवादी सरकार की स्थापना हुई। और ऐसा नहीं था कि रूस में इससे पहले क्रांति नहीं हुई थी। 1905 में भी एक क्रांति हुई थी, लेकिन वह असफल रही और इसीलिए इतिहासकार उसे अक्टूबर की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल मानते हैं। और उस समय तक जो था, रूस में राजनीतिक दल मौजूद नहीं थे और ना ही कोई मजदूर संघ मौजूद था, जिसकी वजह से वो असफल हो गई। और दोस्तों, रूस में क्रांति के कुछ कारण भी थे, जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच आर्थिक समानता थी और साथ ही साथ जो पूंजीपति लोग थे उनके पास राज्य में ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त थे। और रूस में किसानों की स्थिति दयनीय थी और साथ ही साथ रूस की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा युद्ध कर रहा था, जिसकी वजह से उसके आर्थिक संसाधन खर्च हो रहे थे। क्रांति की शुरुआत। देश की आर्थिक दुर्दशा के कारण क्रांति को हवा मिली। 9 जनवरी को पेट्रोग्राड सहित कई शहरों में हड़ताल व प्रदर्शन हुए। 18 फरवरी को पेट्रोग्राड के कारखानों में हड़ताल शुरू हो गई। क्रांति की शुरुआत रोटी की मांग से हुई। 23 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड के कपड़े के कारखाने में काम करने वाली स्त्रियों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। सड़कों पर रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासन का नाश करो जैसे नारे सुनाई देने लगे। 24 फरवरी तक 2 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और 26 फरवरी तक हड़ताल ने विद्रोह का रूप ले लिया। 26 फरवरी पेट्रोग्राड स्थित बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति ने अपने घोषणा पत्र में जनता से संघर्ष जारी रखने तथा अस्थायी सरकार बनाने की अपील की। इसी समय सेना को जनता पर गोली चलाने के लिए कहा गया, लेकिन सेना ने भी विद्रोह कर दिया। इसके बाद सैनिकों एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियत का गठन किया गया। लोगों की भीड़ ने स्लेसबर्ग के किले पर आक्रमण कर राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया और जार के मंत्रियों को बंदी बना लिया। रूस की क्रांति में पेट्रोग्राड का वही स्थान था जो फ्रांस की क्रांति में पेरिस का था। तो दोस्तों, देश की आर्थिक दुर्दशा के कारण क्रांति की शुरुआत हुई और सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत हुई वो पेट्रोग्राड शहर से हुई, जहाँ पर कारखानों में काम करने वाली महिलाओं ने जो है हड़तालें करना शुरू कर दी और इन्होंने रोडों पर नारे लगाने चालू कर दिए। इसी बीच 26 फरवरी को बोल्शेविक पार्टी ने पेट्रोग्राड में जनता से कहा कि वो अपना संघर्ष जारी रखे और अस्थायी सरकार बनाने की उसने अपील की। और इसी समय जो है सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया कि वो गोली चला दे, लेकिन सेना ने भी सरकार का आदेश नहीं माना और वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। और इस विद्रोह के बाद सेना और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मिलकर सोवियत का गठन किया और फिर लोगों ने स्लेसबर्ग के किले पर आक्रमण किया और जो राजनीतिक कैदियों थे उनको मुक्त कर लिया और जो जार के जो मंत्री थे उनको बंदी बना लिया। अस्थायी सरकार। क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर
अस्थायी सदस्य सरकार का गठन किया, जिसका नेता प्रिंस लेवोव को बनाया गया। दूसरी ओर मजदूर सोवियतों के प्रतिनिधि थे, जिनमें मेंशेविकों का बहुमत था। स्थिति को बिगड़ते देख 2 मार्च 1917 को जार ने अपने भाई माइकल के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। और दोस्तों, इस विद्रोह के बाद क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों ने मिलकर जो है एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका नेता उन्होंने प्रिंस लेवोव को बनाया। तो वहीं दूसरी ओर मजदूरों की सोवियत और मेंशेविकों की पार्टी थी, जो इस अस्थायी सरकार के विपक्ष में खड़ी थी। और इसी स्थिति को देखते हुए जार ने जो है अपना पद त्याग दिया और अपने भाई माइकल को राज सिंहासन सौंप दिया। अस्थायी सरकार का चरित्र पूर्णतः मध्यवर्गीय था और इसका स्पष्ट लक्ष्य एवं संवैधानिक सरकार की स्थापना था। यह सरकार युद्ध जारी रखने के पक्ष में थी। पेट्रोग्राड की सोवियत मजदूरों और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती थी और इस सरकार की प्रतिद्वंदी थी। उच्च और मध्य वर्ग के लोग अस्थायी सरकार का समर्थन कर रहे थे और मजदूरों पर पुनः औद्योगिक अनुशासन लागू करना चाहते थे। सैनिकों की दृष्टि में क्रांति का प्रमुख लक्ष्य युद्ध की समाप्ति था, पर सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी। सरकार व्यक्तिगत संपत्ति की पक्षधर थी, तो मजदूर और सैनिकों की सोवियत का विचार था कि जमींदारों को मुआवजा दिए बिना ही किसानों को भूमि दे दी जाए तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व यथावत बना रहा। श्रमिकों, मजदूरों तथा सैनिक प्रतिनिधियों ने सुदूर गांव में जाकर अस्थायी सरकार के विरोध में प्रचार करना आरंभ कर दिया और युद्ध के विरोध तथा सारी सत्ता सोवियतों को देने के संदर्भ में नारे लगाए। तो दोस्तों, जो अस्थायी सरकार बनी उसमें मध्य वर्ग के लोग यानी पूंजीपति वर्ग ज़्यादातर शामिल थे और ये लोग चाहते थे कि युद्ध जारी रहे। तो वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोग्राड की सोवियत थी, जिसमें मजदूर और सैनिक शामिल थे, वो चाहते थे कि सरकार युद्ध में शामिल ना हो और इसलिए ये जो सोवियत थी वो इस अस्थायी सरकार के विपक्ष में खड़ी थी। क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अस्थायी सरकार चाहते थे और वे चाहते थे कि मजदूरों पर औद्योगिक अनुशासन पहले की तरह बना रहे और उन पर दबाव पहले की तरह पूंजीपतियों का ही रहे। तो वहीं मजदूर और सैनिक चाहते थे कि सरकार उनके हित में काम करे और जमींदारों को मुआवजा दिए बिना ही किसानों को भूमि दे दी जाए और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेकिन जो जमींदारों का अधिकार था भूमि पर, वो वैसा का वैसा ही बना रहा। इसलिए इसके विरोध में श्रमिकों, मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों ने दूर दूर जाकर जो है अस्थायी सरकार के खिलाफ विरोध का प्रचार करना चालू कर दिया और सारी सत्ता सोवियतों को देने के लिए लोगों से नारे भी लगवाए। जगह जगह पर सोवियतें बना दी गई और उन्होंने सरकार से संबंधित कार्य को करना शुरू कर दिया। युद्ध की घोषणा होने पर जनता के दबाव में मिल्यूकोव और गुश्कोव को त्यागपत्र देना पड़ा और केरेंस्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, अस्थायी सरकार के विरोध में जगह जगह सोवियत यानी कि संगठन बनाए जाने लगे और साथ ही साथ इन्होंने सरकार से संबंधित कार्यों को भी करना शुरू कर दिया। और युद्ध की घोषणा होने पर सोवियतों ने इतना दबाव डाला कि जो युद्ध मंत्री थे मिल्यूकोव और गुश्कोव, इनको त्यागपत्र देना पड़ा और उसकी जगह केरेंस्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस पेट्रोग्राड की सोवियत ने अपना एक आज्ञा पत्र 15 मार्च 1917 को घोषित किया, जिसके अनुसार जल व थल सेना उन्हीं कार्यों को करेगी जिन मामलों में अस्थायी सरकार और सोवियत के विचार आपस में ना टकराते हो। अस्थायी सरकार द्वारा विरोध करने पर जून 1917 में पेट्रोग्राड सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी, मोल्शेविक और बोल्शेविक दल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस कांग्रेस ने घोषित किया कि केवल राजनीतिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी जरूरी है। सम्मेलन में 300 सदस्यों की अखिल रूसी सोवियत कार्यकारिणी समिति एवं 20 सदस्यों की एक प्रेसिडियम बनाई गई, किंतु वास्तविक शक्ति प्रेसिडियम को दी गई, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी तथा मेंशेविक दल के सदस्य शामिल थे। बोल्शेविकों ने इसका विरोध किया। बोल्शेविकों को राजधानी के मजदूरों और अधिकतर सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन प्रांतों में मेंशेविकों का प्रभुत्व अधिक था। तो दोस्तों, अस्थायी सरकार और सोवियतों के बीच इस संघर्ष के चलते पेट्रोग्राड की सोवियत ने 15 मार्च 1917 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार इसमें यह कहा गया कि जल व थल सेना केवल उन्हीं कार्यों को करेगी जिन मामलों में अस्थायी सरकार और सोवियतों के विचार आपस में ना टकराते हो। लेकिन अस्थायी सरकार ने इसका विरोध किया, जिसके चलते सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया,
जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी, मोंशेविक और बोल्शेविक दल के प्रतिनिधि शामिल थे। और इस सम्मेलन में घोषणा की गई कि केवल राजनीतिक क्रांति से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी जरूरी है। इसलिए इस सम्मेलन में 300 सदस्यों की अखिल रूसी सोवियत कार्यकारिणी समिति और 20 सदस्यों की एक प्रेसिडियम बनाई गई। किंतु इन दोनों में जो वास्तविक शक्ति थी वो प्रेसिडियम के पास थी, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी और मोंशेविक दल के सदस्य शामिल थे। और सारी शक्ति प्रेसिडियम को दिए जाने के कारण जो बोल्शेविक थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मोंशेविकों को प्रांतों में प्रभुत्व प्राप्त था, तो वहीं दूसरी ओर बोल्शेविकों को केवल राजधानी के मजदूरों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। लेनिन और ट्राटस्की को विश्वास था कि प्रांतों में भी बोल्शेविकों को शीघ्र ही बहुमत प्राप्त हो जाएगा। 16 जुलाई को क्रांतिकारी सैनिकों, नौसैनिकों और लोगों की भीड़ ने बोल्शेविकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किए। सरकार ने दमन नीति अपनाई। बोल्शेविक आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें ट्राटस्की भी था। लेनिन को रूस छोड़कर भागना पड़ा। 20 जुलाई को राजकुमार लेवोव ने त्यागपत्र दे दिया और समाजवादी क्रांतिकारियों के नेता केरेंस्की ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। बोल्शेविक संतुष्ट नहीं थे और मोंशेविक भी मंत्रिमंडल से अलग हो गए। तो दोस्तों, प्रांतों पर मेंशेविकों का ज़्यादा प्रभुत्व था, लेकिन लेनिन और ट्राटस्की का मानना था कि जल्द ही बोल्शेविक प्रांतों में भी बहुमत प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए 16 जुलाई को क्रांतिकारी सैनिकों और नौसैनिकों की भीड़ ने बोल्शेविकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किए, जिसके विरोध में सरकार ने दमन नीति अपनाई और जो बोल्शेविक आंदोलन था उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें ट्राटस्की भी शामिल था। और इसके बाद जो लेनिन थे वो रूस छोड़कर उनको जो है कहीं और भागना पड़ा। और इस घटना के बाद 20 जुलाई को राजकुमार लेवोव ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद समाजवादी क्रांतिकारी नेता केरेंस्की ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। लेकिन इस मंत्रिमंडल से ना बोल्शेविक संतुष्ट थे और ना मोंशेविक, इसलिए मोंशेविक भी इस मंत्रिमंडल से अलग हो गए। जनरल कॉर्निलोव 12 अगस्त को मॉस्को में अस्थायी सरकार के राज्य सम्मेलन में जनरल कॉर्निलोव ने क्रांति का दमन करने की योजना बनाई। लाल रक्षक दल के प्रभाव से कॉर्निलोव के सैनिकों ने उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और शासन पर अधिकार करने और सोवियतों का दमन करने का उसका प्रयत्न विफल हो गया। 30 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में जारशाही के लौटने की संभावना का भय उत्पन्न होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों के मंत्रियों ने संघ सरकार से अपना त्यागपत्र दे दिया। 1 महीने तक किसी नियमित सरकार की स्थापना नहीं की गई। 1 सितंबर को केरेंस्की ने एक कार्यकारिणी समिति की स्थापना की। तो दोस्तों, आगे चलकर 12 अगस्त को मॉस्को में अस्थायी सरकार के सम्मेलन में जनरल कॉर्निलोव ने क्रांति का दमन करने की योजना बनाई, लेकिन जो लाल रक्षक के दल थे उसने कॉर्निलोव के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और शासन पर अधिकार करने और सोवियतों का दमन करने का जो कॉर्निलोव का प्रयत्न था वो असफल हो गया और 30 अगस्त को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के चलते जो जनता थी उनको लगने लगा कि अब जारशाही फिर से लौटने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अब इसका फ़ायदा जो था बोल्शेविकों को मिला और जो बोल्शेविक जो थे अब वो कुछ ज़्यादा ही जनता में लोकप्रिय होने लगे। तो वहीं दूसरी ओर जो समाजवादी क्रांतिकारी थे और जो मेंशेविक थे उन्होंने भी संघ सरकार से अपना त्यागपत्र दे दिया। 31 अगस्त को बोल्शेविकों को पहली बार पेट्रोग्राड सोवियत से बहुमत मिला। ट्राटस्की के जेल से बाहर आने के बाद उसे सोवियत का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद बोल्शेविकों को मॉस्को की सोवियत और फिर अधिकतर प्रांतीय सोवियत में बहुमत मिली। 7 अक्टूबर को लेनिन फिर से पेट्रोग्राड आ गए। योजना को कार्यान्वित करने के लिए ट्राटस्की ने पेट्रोग्राड सोवियत की सैनिक क्रांतिकारी समिति नियुक्त की। तो दोस्तों, 21 अगस्त को बोल्शेविकों को पहली बार पेट्रोग्राड सोवियत में बहुमत मिली और इनके जो नेता थे ट्राटस्की वो भी जेल से बाहर आ चुके थे और इनको जो है अब सोवियत का अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद बोल्शेविकों को मॉस्को की सोवियत और साथ ही साथ प्रांतीय सोवियत में भी बहुमत प्राप्त हो गई। और 7 अगस्त को लेनिन भी पेट्रोग्राड वापस आ गए और ट्राटस्की ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक सैनिक क्रांतिकारी समिति को नियुक्त किया। अस्थायी सरकार द्वारा युद्ध के मोर्चे से
सेना पेट्रोग्राड बुला ली गई। 23 अक्टूबर 1917 को केरेंस्की ने सभी बोल्शेविक अखबारों को जब्त करने तथा जमानत पर छोड़े गए बोल्शेविक नेताओं को बंदी बनाने का आदेश जारी किया। उसके बाद भेजी गई हथियारबंद गाड़ियों को स्टालिन और उसके लाल रक्षक दस्ते ने खदेड़ दिया। 24 अक्टूबर की रात को लेनिन स्मोलनी आकर क्रांति के संचालन का कार्य संभाला। 25 अक्टूबर लाल रक्षकों और क्रांतिकारी सैनिकों ने विंटर पैलेस, टेलीफोन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशनों, राष्ट्रीय बैंक, बिजली पर अधिकार कर लिया। विंटर पैलेस में शरण ली हुई अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अक्टूबर को केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया। अस्थायी सरकार के सभी मंत्री को बंदी बना लिया गया और घोषणा की गई कि अस्थायी सरकार को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी समिति तथा पेट्रोग्राड ने सत्ता ग्रहण कर ली है। तो दोस्तों, जब क्रांतिकारी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए सोवियतों ने जब सैनिक क्रांतिकारी समिति नियुक्त की, तो इसके विरोध में अस्थायी सरकार ने भी पेट्रोग्राड में सेना बुला ली और साथ ही केरेंस्की ने सभी बोल्शेविक अखबारों को बंद करने और जितने भी बोल्शेविक नेता थे उन सबको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन इस कार्य को करने के लिए जो उसने सेना भेजी, उसका सामना स्टालिन की लाल रक्षक दल से हुआ, जिसने केरेंस्की की सेना को खदेड़ दिया। और इसके बाद 24 अक्टूबर को रात को लेनिन ने स्मोलनी में आकर क्रांति का संचालन किया, जिसके बाद 25 अक्टूबर को लाल रक्षकों और जो क्रांतिकारी दल के जो सैनिक थे, उन्होंने विंटर पैलेस, टेलीफोन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय बैंक, जितने भी सरकारी विभाग थे उन सब पर अधिकार कर लिया। और जहां पर अस्थायी सरकार मौजूद थी, विंटर पैलेस, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया, लेकिन अस्थायी सरकार के सभी मंत्रियों को बंदी बना लिया गया और घोषणा की गई कि अस्थायी सरकार को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी समिति तथा पेट्रोग्राड ने सत्ता ग्रहण कर ली है। मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की कांग्रेस ने रूस को सोवियत समाजवादी जनतंत्र घोषित किया। अक्टूबर 1917 से फरवरी 1918 तक अधिकांश राज्यों की सत्ता सोवियतों के हाथों में आ गई। लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत मंत्रिमंडल का निर्वाचन हुआ। 25 अक्टूबर 1917 को सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक में बोल्शेविकों को भारी बहुमत मिली। तो दोस्तों, अस्थायी सरकार को समाप्त करने के बाद और उसके मंत्रियों को बंदी बनाने के बाद मजदूर और सैनिक प्रतिनिधियों की कांग्रेस ने रूस को सोवियत समाजवादी जनतंत्र घोषित किया। और इसके बाद फरवरी 1918 तक जितने भी राज्य थे, ज़्यादातर रूस के राज्य सोवियतों के हाथों में आ गए। और फिर आगे चलकर सोवियत मंत्रिमंडल का निर्वाचन हुआ और 25 अक्टूबर 1917 को सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक में बोल्शेविकों को भारी बहुमत मिली। लियोपोल्ड एच हेमनसन के अनुसार युद्ध के आखिरी वर्षों में मजदूर वर्ग ने अपने आप को उदारवादी बुद्धिजीवी वर्ग से अलग कर लिया और वे बड़े पैमाने पर बोल्शेविकों में शामिल होने लगे। आर्थिक हड़तालों में असफलता ने मजदूरों को क्रांतिकारी बना दिया और यह वर्ग शासन और उद्योगों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। एलन के वाइल्डमैन के अनुसार सेना प्रोविंशियल सरकार को राष्ट्रीय संस्था न मानकर एक वर्ग के रूप में देखती थी। अखिल सैन्य कांग्रेस सोवियत नियंत्रण के समर्थन में आ खड़ी हुई। रोजनबर्ग के अनुसार घटना और परिस्थितियों ने राज्य के विरुद्ध क्रांति की स्थिति पैदा की, न कि राजनीतिक दर्शन ने, जो बुर्जुआ वर्ग के हित की रक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, इस तरह अलग अलग इतिहासकारों ने इस क्रांति की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है और सबने इसके पीछे अलग अलग कारण बताए हैं। रूस की क्रांति ने आधुनिक इतिहास में सर्वाधिक संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किया। समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर राज्य में नीति निर्धारण किया गया, जो इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके सिद्धांत से ही मजदूरों और किसानों की सोवियत को बढ़ावा मिला और इनके संगठन ने क्रांति का रूप धारण किया। प्रतिनिधित्व प्रदान करने में बोल्शेविकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाया। लेनिन ने योजना के तहत क्रांति की गतिविधियों को कार्यान्वित किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।